ट्रायंगल में फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको आ रहा है उनका रिवीजन, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट भरा ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में बताते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल थ्योरम बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कराते हैं। तो ट्रायंगल के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले बच्चों ज्योमेट्री तो आप जान ही रहे हो कि ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें कि हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ज्योमेट्रिकल शेप्स के एग्जाम्स, थ्योरम, पोस्टुलेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और उसका थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, है ना, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। तो ये ज्योमेट्री एक मैथ्स के सेक्शन में क्लास मतलब मैथ्स में एक ज्योमेट्री एक बड़ा ही लॉजिकल टॉपिक होता है जिसमें कि काफी अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात की आपको बच्चों 10th के बाद ज्योमेट्री कुछ खास नहीं दिखेगा, दिखेगा तो आपको दिखेगा तो आपको अप्लाइड ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा सा ठीक है भाई, प्योर टाइप का है, मजा आएगा। ज्योमेट्री में जो महान लोग हैं, है ना, उस महान लोगों में जो सबसे ज्यादा नाम है ना, वो यूक्लिड का है। मतलब ये जो महान आत्मा है ना यूक्लिड, यही एक तरह से कही तो पूरा ज्योमेट्री को बनाए, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान था यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। आज भी हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही पढ़ते हैं। जो भी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं उसको ज्योमेट्री सिर्फ बोलते हैं, बट वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, यूक्लिड द्वारा दिए गए ज्योमेट्री, है ना। जो कि आप ये देखने वाली बात है कि 300 BC में ही इन्होंने, है ना, चीजों को डिस्क्राइब किया, डिफाइंड किया, बताया। और सबसे अच्छी बात कि यूक्लिड को ही ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना। यूक्लिड का एक अलग प्रकार का सोच था ज्योमेट्री के रिगार्डिंग, एक अलग इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, इनके द्वारा जो बात सब बताया गया, वह एग्जाम्स और पोस्टुलेट कहलाया। और थ्योरम्स भी दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स और पोस्टुलेट से ही काम चलाएं, थ्योरम्स वगैरह भी दिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया, है ना, जिसको आप हम लोग आगे डिस्कस करते हैं आज। तो ज्योमेट्री क्लास 9th में शुरू हुआ था, उससे भी पहले शुरू हुआ था। लाइन था, पॉइंट था, एंगल बना था, टाइप्स ऑफ एंगल जाने थे, ट्रायंगल्स जाने थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जाने थे, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ये जाने थे। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल बनता है, कौन किसके इक्वल होता है ये जानते हैं आप। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो 8 एंगल का निर्माण होता है ना। और इसमें कौन एंगल किसके बराबर होता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और ये सब बात आपको बहुत अच्छे से आता है। तो हम लोग इधर सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। क्लास 9th में आपने सुना था कॉन्ग्रुएंट फिगर, यस। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हो गया जिसका शेप और साइज दोनों का दोनों इक्वल, शेप भी और साइज भी, है ना। आपके कॉपी का हर एक पेज, एक कॉपी का हर एक पेज कॉन्ग्रुएंट होगा। और सिमिलर का मतलब होता है उसका बच्चों शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट, साइज बदल सकता है ना। कोई छोटा कॉपी हो, कोई बड़ा कॉपी हो, कोई उसका भी बड़ा कॉपी हो, है ना। तो जैसा कि आप एक बात से समझ सकते हैं कि ऑल सर्कल ना, ऑल सर्कल आर सिमिलर। दुनिया में जितने भी सर्कल होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि सर्कल का तो शेप सर्कुलर ही होगा, साइज डिफरेंट हो सकता है ना। और सर्कल्स आर सिमिलर, क्लियर है। स्क्वायर भी आप देखोगे तो इसी प्रकार से 4 कोनों का चौकोर एक होगा, तो स्क्वायर भी आपका सिमिलर ही होगा। तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर होंगे ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। आई थिंक आपको अब इस सिमिलर वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना। जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सिमिलर होंगे।
और अगर शेप और साइज दोनों इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की बात 9th में थी, है ना, और सिमिलैरिटी की बात 10th वाले ज्योमेट्री में। ट्रायंगल में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा, तीनों का तीनों एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे, है ना। लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होगा, सर आपका वॉइस बार बार कट रहा है सर। कट रहा है या रिपीट हो रहा है? बीच बीच में सर नहीं आता आवाज, फिर आने लगता है। ओके, अभी हम चेक कर लें कनेक्शन को। अब बताइए क्या आप ठीक है आवाज मेरा? यस सर। ओके, आगे प्रोसीड करते सर हैं। ट्रायंगल का सर क्या बता रहे थे? हाँ, बता रहे थे कि ऑल ट्रायंगल ना, सारे के सारे ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, ऐसा बात नहीं है ना। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इक्विलैटरल में हो क्या जाता है कि ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 ऑल डिग्री, इक्वल, ये ऑल भी साइड एंगल आर 60 इक्वल। डिग्री। यस, जब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होंगे तब वह, आप छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, है ना, या बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, यह सिमिलर फिगर कहलाएगा, है ना। सिमिलर का मतलब हो गया कि आप ही का फोटो, एक फोटो इतना छोटा प्रिंट करा लीजिए और उस फोटो में आप ही हो, बस उसका बड़ा कॉपी बनवा लीजिए, तो वो दोनों फोटो को सिमिलर वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक कंपैरेटिव वर्ड है जो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि सिमिलर। जैसे कि आपके, है ना, बुक का हर एक पेज सिमिलर पेज होगा, जैसा पेज वो होगा उतना ही बड़ा वो होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। सिमिलर मतलब ऑल गोल, ऐसे गोल कर दीजिए ये सिमिलर, बड़ा सा गोला कर दीजिए सिमिलर, क्योंकि शेप सर्कुलर है। तो ये हो गया हमारा सिमिलर वर्ड का मतलब। तो हम आपको बताएं, फर्स्ट थिंग नोट कर सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सेकेंड पॉइंट इज ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिंगुलर, सॉरी, सिमिलर। थर्ड पॉइंट इज ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो सिमिलर फिगर, सिमिलर वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको हिंदी में कहते हैं समरूप, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तो सिमिलर वर्ड है, सिमिलर, एक जैसा। क्योंकि हम लोग यहां पे सिमिलरिटी के रिगार्डिंग जितने थ्योरम्स हैं उसको देखने वाले हैं क्लास 10th में, उसको समझने वाले, और सभी चीजों की सिमिलरिटी के बारे में नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में सिमिलर कब होगा, कैसे होगा, तो क्या होगा, उसी के रिगार्डिंग हम आपको क्लास 10th की ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, है ना, जब भी कोई दो फिगर सिमिलर होता है ना, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में पहले हम आपको थोड़ी सी बात बता दें, है ना। अब जैसे कि अगर हम आपको मान के चलिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हैं, ये वाला, ठीक है, और दूसरा एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिए हैं, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा ऐसे उलट करके रख दिए, इसको ऐसे रख, इसको थोड़ा रोटेट करके रख दिए, है ना, तो दोनों का शेप एक ही जैसा, साइज एक बड़ा है एक छोटा, साइज वर्ड को आप जानते हैं, आकार, है ना, कितना बड़ा कितना छोटा, लेकिन शेप मतलब कैसा दिखता है, शकल कैसा है, तो शकल त्रिभुजाकार, तीन साइड का तिकोना है, तो ये दोनों हमारा सिमिलर हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम आपको दे दिए, राइट एंगल ट्रायंगल, यस, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, क्या आप इन दोनों को सिमिलर कह सकते हो? और गिवन इंफॉर्मेशन बस इतना ही दिए हैं कि यह दोनों का दोनों ना राइट एंगल ट्रायंगल,
बताइए प्लीज। तो क्या आप इसको सिमिलर कह पाओगे? हम ये जानना चाहते हैं। यस और नो। क्या सर? दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा आपस में ऑलवेज? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा, लेकिन दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या ऑलवेज सिमिलर होगा? नहीं सर। नो। यस। अगर सर ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये रहता, और ये इतना बड़ा है इतना ही बड़ा ये रहता, तब यह सिमिलर होता, है ना? तो सिमिलर वर्ड का मतलब सिंपल बात समझिएगा, है ना? अगर कोई दो ट्रायंगल हम आपको अपने एंड से बोल दें बच्चों, कि अगर हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, और एक दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, अगर हम आपको अपने तरफ से बता दें, है ना, आर सिमिलर, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हम आपको यह बताना चाहेंगे। अगर हम आपको बोल दिए तो आप समझोगे ठीक है सर, दोनों का शेप एक जैसा होगा, और साइज सर, हम बोले साइज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसा होगा। जैसा ये होगा, जैसा शकल इसका होगा, वैसा ही शकल इसका होगा, है ना, शकल वाइज। ठीक है। और इस ट्रेंगल का नाम अगर हम डीईएफ कर दिए, सिमिलर वर्ड को मैथ्स में, है ना, रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन का यूज करते हैं, वो इस प्रकार का नोटेशन होता है ना? इस नोटेशन को हम लोग सिमिलर कहते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट के लिए डबल ऐसे इक्वल टू के साइन पे आप ये साइन लगाते थे, तो इक्वल टू का साइन मिटा देना है, सिर्फ ये सिमिलर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कभी लिखना होगा ना तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे, सिमिलर नहीं लिखेंगे, ऐसे नोटेशन दिखा देंगे। तो ये दोनों फिगर बच्चों अगर सिमिलर है तो इससे क्या समझते हैं हम आपको ये बता दें। अगर दो ट्रायंगल कभी सिमिलर है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। यस। तो आप ये समझते हैं कि अगर दो फिगर आपका सिमिलर हुआ ना, अगर की हम बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। और तो और भी बात आप समझोगे कि इसका जो साइड का जो रेशियो होगा ना, साइड का रेशियो, यानी कि ए बी को और डीई को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, तो यह पक्का बराबर होगा बीसी को ईएफ के डिवाइड करने के। और ये किसके इक्वल होगा जरा आप बताइए, अगर आप पैटर्न पकड़ रहे हो और देख रहे हो तो। ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो तीसरा चीज आप लिख सकते हो, यस और नो, बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं माइक ऑन करके। यस, ए सी बाई डी एफ हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया मैथमेटिकली स्टेटमेंट। अगर हम दो ट्रायंगल सिमिलर बोलते हैं तो आप मैथमेटिकली हमें बताओगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और साइड जो होगा समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग। बट इसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये हम आपको बताते हैं। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, पूरे टॉपिक का, कि अगर कभी दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, तो ये तीनों का तीनों एंगल बराबर होगा और रेशियो इक्वल होगा, जिसको हम लोग बच्चों अब लैंग्वेज में लिख देते हैं कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन ऑल करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग हुआ, एंगल ए एंगल डी के, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड
are equal and all corresponding sides are in same ratio. All corresponding sides are corresponding साइड में क्या होगा सर? corresponding का मतलब हो गया कि अगर आप ये साइड ले रहे हो तो इसके corresponding ये साइड लेना होगा। तो ए बी अपॉन डीई किए हो, देख लो, बी सी अपॉन ई एफ किए हो, ए सी अपॉन डी एफ किए हो, ये होता है corresponding साइड। इधर वाला साइड इधर वाले साइड के, इधर वाला साइड इधर वाले साइड के, नीचे वाला साइड नीचे वाले साइड के, corresponding है ना। तो ऑल corresponding sides आर इन सेम रेशियो, है ना। यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम ऊपर में लिख देते हैं ऑल corresponding sides आर इन सेम रेशियो, है ना। आर ऊपर में लिख रहे हैं इन सेम रेशियो, और इसी सेम रेशियो को हम लोग एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन। अब पॉइंट समझने वाली ये है, आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, ये भी शॉर्ट ही था। अगर आपसे कोई राह चलते बोल दे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर है, तो आप कहना ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसे। दूसरे शब्दों में अगर कोई बोल दे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप बोलना ठीक है, साइड जो होगा, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल वह इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वह सेम रेशियो में होगा। बस ये दो बात अगर आप बोल दीजिएगा तो आपको ये समझ लेगा सामने वाला आदमी, यस व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल आपको आता है या नहीं आता है। क्लियर हो गया ये छोटी सी बात, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ना। सिमिलर अगर कोई बोल दे तो इसका मतलब क्या समझ में? यस। अब आपको करस्पॉन्डिंग का मतलब बताते हैं, है ना। जैसे कि हम आपको एक फिगर दे रहे हैं एबीसी, आपको अब करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आएगा अच्छे से, है ना। एक ट्रायंगल एबीसी दे दिए, इस एंगल का नाम कर दिए 60 डिग्री, इस एंगल का नाम कर दिए 30 डिग्री और इस एंगल का नाम कर दिए 90 डिग्री मेजरमेंट। और एक और ट्रायंगल हम बना रहे हैं, जो इससे बड़ा है आकार में थोड़ा सा, है ना, जिसका नाम हम DEF कर दिए हैं, है ना। और हम अब एंगल हम बताते हैं कि भाइयों ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है आपका 30 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए क्या यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं? यस और नो। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल और नॉट सिमिलर ट्रायंगल? नहीं है सर सिमिलर। आलोक आप बताइए। सिमिलर है क्योंकि 30 डिग्री एक 30 डिग्री है, 90 डिग्री एक 90 डिग्री है, 60 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है। तो एंगल ए है इस फिगर में देखिएगा, इन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। सर इक्विलैटरल नहीं है सर, इक्विलैटरल नहीं, हमने एंगल गिवन दिया है। सिमिलर होने के लिए तीनों का तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, अभी बताया ना। तो एंगल ए एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ और दोनों इक्वल। एंगल सी जो है वह बताइए किसके इक्वल दिख रहा है? एंगल डी के। और एंगल बी जो है वह एंगल ई के दिख रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए बस तीनों का तीनों एंगल बराबर होना चाहिए।
और दो एंगल भी बराबर हो जाए तो सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। सिमिलर का मतलब ट्रायंगल की सिमिलरिटी कोई जानेंगे, है ना? तो सिमिलर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो एंगल इक्वल हो जाए, बात खत्म। ट्रायंगल में तीसरा तो ऑटोमेटिक 180 डिग्री के इक्वलिटी को बातों को सेटिस्फाइड करते हुए इक्वल हो जाएगा, है ना? आइए समझिएगा। अब आप बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम, अगर आपको सिमिलर वर्ड का मतलब समझ में आया, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, है ना? या क्या होगा तो सिमिलर होगा। अगर इन बातों को आप समझ रहे हैं, तब आपको एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बताने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में बीपीटी कहेंगे, थेल्स थ्योरम कहेंगे, है ना? बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। टर्म 2 में इसका प्रूफ बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना? थेल्स साहब ना इसके बारे में बताए थे, है ना? यूक्लिड साहब नहीं, थेल्स ने बताए थे कि क्या होता है। उन्होंने बताया, समझिएगा पहले अपने स्टेटमेंट, सॉरी, उन्होंने बताए हैं कि अगर कभी किसी ट्रायंगल में, पहले स्टेटमेंट समझिएगा फिर प्रूफ बात। उन्होंने बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वह उस ट्रायंगल को दो जगह पे कट करेगा, है ना? उस कट किए हुए लाइन को एम और एन नाम दे दीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए। तो उनका स्टेटमेंट फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वह सेम रेशियो में डिवाइड करता है साइड को। कहने का मतलब ए एम अपॉन बी एम ना बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी के। आया समझ में? ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन एन सी। उन्होंने बोला अगर, थ्योरम की बात होती है, अगर ऐसा तब वैसा, अगर एम एन पैरेलल बी सी, तब बच्चों ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन एन सी। थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया? क्या स्टेटमेंट था? एक ट्रायंगल के बारे में थेल साहब ने बताया कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ हो जाए तो ऐसा 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 होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। सर ए बी की पैरेलल ड्रॉ हो सकता है सर? हाँ, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। आइए पहले आपकी दिल की बातों को हम कर ले, है ना? आप एक ट्रायंगल बनाए ऐसे करके ए बी सी, है ना? और एक कोई लाइन, पैरेलल लाइन ना, इसको ऐसे करके कट कर दिया, है ना? जिसका नाम हम कर देते हैं डीई। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें आपको बताना पड़ेगा कि सर गिवन हम आपको दे रहे हैं कि ए बी ना डीई के पैरेलल, अगर आप इसको पैरेलल का परीक्षा पास करवा दीजिएगा तब हम बोलेंगे ओके। सी डी, है ना, सी डी अपॉन ए डी, दिखा, ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल हो जाएगा सीई अपॉन बीई के। समझे? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ये स्टेटमेंट समझ गए होंगे। तो अब स्टेटमेंट समझना, दिस इज फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बना, है ना? ज्योमेट्री कठिन इसीलिए लगता है, हर बार हम बच्चों को बताते हैं कि ज्योमेट्री में ना फॉर्मूला नहीं होता है, थ्योरम से एक फॉर्मूला बनता है, और वही थ्योरम बच्चों को अप्लाई करने में दिक्कत होता है। तो मुद्दे की बात है कि पहले इसको सर फॉर्मूला समझ गए, तब आप इसके प्रूफ को समझते हैं। यस, आइए जरा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि इन्होंने कहा कि अगर, अगर समझते हैं, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, इसी चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
और ये थ्योरम आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में आएगा पक्का प्रूफ करने को। तो थोड़ा ढंग से समझ लीजिए अभी। बाकी अभी हम लोग एमसीक्यू वाले सेक्शन में मूव कर जाएंगे इस थ्योरम को प्रूफ करते ही, लेकिन एक बार हमें प्रूफ करना चाहिए, है ना। प्रूफ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है। क्या आलोक आपको आज भी प्रूफ याद है कि भूल गए? प्रूफ याद है कि भूल गए? नहीं याद है? बताइए। याद है सर, एरिया उसको डिफाइन कर देते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आइए जरा इसके प्रूफ को हम लोग एक बार अच्छे से अब देख लेते हैं। प्रूफ के लिए आपको एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा फिगर बनाना चाहिए। आप तब तक कर सकते हैं प्रूफ, जल्दी से आलो, है ना। तब तक हम समझाते हैं इसके प्रूफ को। प्रूफ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ले लेना है एबीसी बड़ा सा, मेरे साथ साथ करते चलिएगा, ईच एंड एवरी स्टेप समझते चलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, है ना। और नहीं अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके म्यूट करके जल्दी से कर लीजिए। आंख बंद करने का मतलब हुआ कि स्क्रीन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, है ना। लेट ABC is a triangle, yes, in which BC parallel to, वो नोट करना है। हाँ नोट करते चलिएगा, और बाकी आता है जिनको वो प्रूफ करते चलिएगा। BC पैरेलल टू DE, ये आपको गिवन है, ठीक है। किसी भी थ्योरम के लिए गिवन, फिगर, टू प्रूफ और प्रूफ वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। तो अब हम लोगों का यह गिवन फंडा हो गया, गिवन फैक्टर हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the other two side, then it's divide the two side in same ratio। इसी को हम अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख चुके हैं। तो जैसे आप पैरेलल ड्रॉ कर लिए तो अब आपको लिखना चाहिए टू प्रूफ, कि ठीक है जनाब प्रूफ क्या करना है। यस, तो प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन BC के। अब आपको अगर गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, तब आपको जरूरत पड़ सकता है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही चीज याद रखना पड़ता है ना, कि इस साइड पे इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए जिसका नाम M कर दिए हैं, और इस वर्टेक्स से इस साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए हैं जिसका नाम N कर दिए, है ना। और B को E से मिला दिए हैं, है ना, और C को D से मिला दिए। तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो वो आपको लिखना होता है ना, कि EM इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी EN इज परपेंडिकुलर टू AD। और हाँ मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में लिखिएगा, अपनी भाषा में नहीं, मैथ्स की भाषा में, मैथ्स की लैंग्वेज में। EN is perpendicular to AD and DM is also perpendicular to AE and meet B to C, sorry B to E and D to C। मतलब कि B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, और DM ना AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और EN ना AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। जो भी चीज कीजिएगा उसको लिखना। तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन फिगर इस पेज में हो गया। इसके बाद आपको अब प्रूफ करना है, और यहां से आपको लिखना होगा प्रूफ। और आइए अब हम आपको समझाते हैं प्रूफ, है ना, कि कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ लिखेंगे। आप मत डरिएगा कि सर का तो 3 पेज लग गया था, नहीं, आपको एक ही पेज लगे, है ना, 1-2 बार याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे अब हम लोगों को चलते हैं प्रूफ वाले सेक्शन, और अब लिखते हैं प्रूफ। यहां से अब आपको अपना दिमाग
लगाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। यस, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको हम क्या कहेंगे कि ये एडीई ट्रायंगल ना, आप फिगर बना लीजिए ताकि आपको दिखे और समझ में आए। एडी और हम जो जो नाम यूज किए प्लीज वही यूज कीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एडीई ट्रायंगल का आप एरिया बताइए हमें, एडीई ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो आप कहोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। यस बच्चों, तो इसका बेस ये है, an है इसका बेस, है ना, और हाइट हो गया इसका ये en हो गया इसका हाइट। तो आप क्या लिखोगे, एडी इंटू en। इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लिए। अब आपको एरिया निकालना चाहिए बीडीई वाले ट्रायंगल का, बीडीई ट्रायंगल का। बीडीई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बच्चों, यहां पे ये एंगल 90 से बड़ा है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, और बीडीई ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आइए फिगर में आकर के देखते हैं बेस क्या है। ये हो गया इस ट्रायंगल का बेस, और इस ट्रायंगल का हाइट क्या हुआ आलोक बताएगा। हाइट, हाइट ये डीई हुआ या फिर en हुआ, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर वाला होता है। यस, तो इसका हाइट बच्चों en हो गया। ये है यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो कि ढंग से समझिएगा कि इसका बेस तो बीडी ही है लेकिन हाइट en है। ठीक है, तो हम लोग ना बेस और हाइट को अब लिख देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट में बीडी इंटू en। और अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपने निकाला ना, अब आप इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू 1/2 एडी इंटू en डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू बीडी इंटू अगेन en। और अब बताइए डिवाइड करने पे क्या कटा मंजीत, 1/2 से 1/2 कट गया और en से en कट गया, आपके पास बचा क्या, AD अपॉन BD। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, याद रखिएगा। यहां तक एक इक्वेशन तक आप पहुंच गए, है ना। इक्वेशन क्या है आपका, फिर से हम साफ साफ लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेन का निब बदलना होगा, एडीई, एक बार में हो सकता है समझने में थोड़ा तकलीफ हो, 2-3 बार में आप कर लोगे, है ना, लेकिन थोड़ा मोड़ा याद भी रखना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, एक बार ढंग से अभी समझ लीजिए, फिर 1-2 बार समझ लीजिएगा, है ना। एडी अपॉन बीडी। सर हाइट इसका en कैसे हुआ सर? यस, ये अच्छा सवाल पूछे, पूछना चाहिए आपको हमेशा। आइए आपको हम आपको बताते हैं छोटी सी बात। आप 3 टाइप का ट्रायंगल जानते हैं, है ना, इसको मिटा देंगे, रफ वर्क है। आप एक जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो कि ये है, दूसरा जानते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल जो कि ये है, और एक और ट्रायंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। ये 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं एंगल के बेसिस पे, जिसका ये एंगल एक्यूट होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, और ये एंगल 90 से बड़ा होता है ना। अब बताइए इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट जो होता है ना वो ये वाला हाइट कहलाता है, ये दिस इज हाइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टेक्स से। और तो और सबसे मजेदार बात है ना कि इस वाले में ये परपेंडिकुलर तो खुद होता है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर भी ट्रिगोमेट्री में आप बोलते थे, और ये हाइट भी होता है, ऑल्टीट्यूड भी यूज कर।
लेकिन सबसे मजेदार बात है आपका तीसरे वाले ट्रायंगल। तीसरे वाले ट्रायंगल में जो हाइट होता है ना, हाइट हमेशा आपका फैन कितना ऊंचा है आपके घर से, तो आप एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एकदम परपेंडिकुलर रस्सी गिराओगे और उसको मेजर करो, है ना। ये नहीं कि आप तिरछा तिरछी मेजर कर लोगे, वो एक्चुअल हाइट नहीं होगा। एक्चुअल हाइट एकदम परपेंडिकुलर होता है। तो आपका ऐसे करके आप इस पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और ये कहलाएगा इसका हाइट। यस। और ये बेस इतना ही बड़ा बेस होगा इसका। तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसका हाइट ना ट्रायंगल के बाहर जाके ड्रॉ होता है ना। और ये इसका बेस हो गया और ये इसका बेस हो गया। तीनों ट्रायंगल में हाइट और बेस को समझे मंजीत? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो अब हम आपको ये फिर से दिखाते हैं। ये ट्रायंगल ऐसे उल्टा है ना, इसको सीधा कर रहे हैं यहां पे हम अपने टकले के ऊपर। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। सीधा कर रहे हैं, सीधा करते ही ये एंगल डी बन गया और ये एंगल हम आपको बी बना दिए और ये ई। अब आपको दिखा, इसी ट्रायंगल को सीधा किए तो इसका हाइट जो होगा वो बाहर होगा, ये वाला, ये इसका हाइट होगा, जो कि क्या था हमारा ई एन था। समझे? अब इस ईबीडी ट्रायंगल का हाइट ई एन है, जो कि हम आपको दिखाए हैं। ये है इसका हाइट, एरो बना करके रेड कलर से डब्बा में डाल दी, है ना। यही खास बात थी, ध्यान देनी। अब चलते हैं, जो हम आपको रफ बात सब बताएं उसको मिटाते हैं और चलते हैं अब अपने पॉइंट पे जहां पे हम थे, है ना। नेक्स्ट हमारा ये इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। और आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, इस पे नजर गड़ा के रखना है, ये प्रूफ करना है। इसका आप ना एलएचएस क्रिएट कर दिए हो फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको अगर सेकेंड इक्वेशन मिल जाए तो आप आंसर हिला दोगे। तो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आपको अब आगे लेकर के चलते हैं। फिगर आपके सामने है, आप हमें बताइएगा अगेन, दोबारा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इंतु किंतु परंतु ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ही बताना है। फिगर आप अपने कॉपी में देखिए, है ना। नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बना देंगे दोबारा से। एडीई ट्रायंगल में जो फर्स्ट टाइम बेस, इधर वाला बेस लिए थे और इधर वाला हाइट लिए थे ना, अब की बार उसको नहीं लेना है, इधर वाले बेस और इधर वाले हाइट को लेना है। तो बताइए 1/2 बेस क्या दिख रहा है आपको? इधर वाला बेस, एडीई ट्रायंगल का बेस। क्या एई दिखा फिगर में, कॉपी में? नहीं बनाए फिगर तो हम फिर बना देंगे। बेस क्या दिख रहा है? बेस, इधर वाला साइड बेस और हाइट दो दो है। आइए फिगर में दिखाते हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल था ना, ए बी सी में लाइन पैरेलल ड्रॉ हुआ था, है ना, जिसका नाम डीई रखाया था। ये एक हाइट था ना मंजीत, जिसका नाम हम क्या रखे थे? एन। तो ये एक हाइट था आपका एन। तो इसका यूज आप कर चुके हो। तो अब एक हाइट ये भी है, डीएम। तो अगर ये डीएम हाइट बनेगा, अब की बार दूसरा बार में जब हम निकाल रहे हैं एरिया, तो डीएम हाइट बनेगा तो एई बेस बनेगा, है ना। तब इसका एरिया हो जाएगा 1/2 एई इंटू ई एम, सॉरी डीएम। अब की बार इसका हाइट होगी।
अब जैसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे तो हम आपको बोलते थे अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए। नीचे वाले ट्रायंगल मीन्स ये डी ई सी वाले ट्रायंगल का एरिया। इस वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए ये तो बेस हो गया और इसका हाइट यही रहेगा, ये हाइट हो गया, है ना। ये एरिया निकालेंगे अब और डिवाइड मार देंगे फिर से। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 बेस EC इंटू हाइट DM, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए फिर से, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM। और जब आप डिवाइड मार दोगे ना तो आपको एक चीज कटते हुए दिखाई देगा। 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया। अच्छा, यानी कि सर हमारे पास बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC AE अपॉन EC के। समझे यहां तक? इसको कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन ना। अब आप देखोगे जो आपको प्रूफ करना है उसका ना RHS वाला सेक्शन आपने प्रूफ कर लिया। RHS वाला जो पार्ट है वो आ गया। अब इसमें आपको हम एक बात और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। तुम बताओ, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम धिनचैक है। तुम बताओ, ठीक हो? आलोक मुंह बंद कर दिया है तुम्हारा? कोई बात नहीं, हम PCS के टीचर, सॉरी हम किसी स्कूल के टीचर नहीं है जो हमको बुरा लग जाएगा। आलोक बहुत बदमाशी करता है, ठीक है, उसको हम डांटेंगे क्लास में। क्या है? कोई बात नहीं। अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, छोटू बच्चा ध्यान से देखना। ये हाँ सर बेस DC नहीं दे सकते थे? नहीं, BC नहीं दे सकते सर बेस DC नहीं ले सकते थे? नहीं, क्योंकि उसका हाइट नहीं रहेगा फिर, है ना। हाइट के लिए वही ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर चला जाता है। अब हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा, ट्रायंगल BDE है ना, ब्लू कलर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है छोटू बच्चा, और ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया ना बच्चों सेम होगा। ब्लू कलर वाला ट्रायंगल और ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। रीजन क्यों सर? रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल ना एक ही बेस पे है और दो पैरेलल लाइन के बीच है, और एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो सेम हो गया और हाइट जो होगा वह दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहता है ना। तो इसको हम बस लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और रीजन में लिखेंगे, है ना, बिटवीन टू पैरेलल्स एंड सेम बेस। सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में होने के वजह से हम दोनों ट्रायंगल के एरिया को सेम बता गए। ऑलराइट, तो जैसे ही सेम बता गए तो यहां पे देखिए DEC लिखा हुआ है, तो इस DEC के जगह पे क्या आप BDE नहीं लिख सकते हो मंजीत इसके जगह पे? क्योंकि दोनों सेम सेम। फिर से बोल रहे हैं, इस DEC के जगह पे, है ना,
डी ई सी के जगह पे क्या हम बी डी ई नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों ग्रीन वाला और ग्रीन वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल का एरिया सेम है, एक छोटे से लॉजिक की वजह से। यस तो बस अब हम सुधार करके इधर लिखते हैं और आपका देखोगे तो आंसर ही आ गया। इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं लेकिन यहां पे ये चीज चेंज करेंगे बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, है ना। डी ई सी तो था ही था, इसके जगह पे हम लिखना चाहते हैं बी डी ई। तो यह बराबर हो गया है ए अपॉन ई सी के, और ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। अब आप ना फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या दोनों का एलएचएस बराबर है, फर्स्ट एंड थर्ड को। फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा पीछे है, देख लीजिए ध्यान से। थर्ड इक्वेशन आपके सामने है और फर्स्ट दिखाते हैं। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, क्या दोनों सेम सेम है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन राइट, है ना, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, और हेंस प्रूव्ड। यस बच्चों, अब जाकर के ये प्रूफ हो गया। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के प्रूफ के स्टेप को कुछ कुछ जगह बच्चे याद रखते हैं, हम भी याद रखते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम भी सीखे तो हम भी याद रखते थे, है ना। और एक बार में नहीं हुआ था, 2-3 बार घर पे बनाए थे, फिर तीसरे दिन समझ में आया था अच्छा मतलब कुछ स्टेप कुछ लाइनिंग याद रखने पड़ेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, उससे आप वहां से नोट कर लीजिएगा अच्छे से और 2-3 बार नोट कीजिएगा। ये बीच में एक जगह हम आपको रफ है जो कि हम आपको ट्रायंगल के बारे में समझाए थे, और अगर आप समझ गए होंगे तो हम इसको हटा देंगे, है ना, कि किसका हाइट कहां होता है वो विजुअलाइज कराए थे और बेस। ठीक है, अब जैसे ही आप इस थ्योरम को समझ गए, इस थ्योरम का प्रूफ कर दिए, तो सर हमें याद क्या? यस, तो आपको बच्चों मस्ट बी रिमेंबर करके टैग रख लेना चाहिए। थ्योरम तो आपको अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, प्रूफ करने वाला आता है तो पक्का आएगा। तो आपको अब याद क्या रखना चाहिए? यस, आपको याद रखना चाहिए इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में अपनी भाषा में समराइज करके छोटे चीजों में हम आपको लिखना चाहते हैं, जो आपको याद रखोगे तो आपको आगे के अब क्वेश्चंस बनेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, क्वेश्चन वाला अगर बोले कि इफ बीसी इज पैरेलल टू डीई, अगर की बात होती है, अगर पैरेलल नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर BC पैरेलल टू DE होगा देन, तब, है ना, तब वी कैन से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यस, तब कह सकते हैं। और अगर कोई आदमी, दूसरा आदमी उल्टा बात बोल दिया कि अगर आपको AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो आप बोल देना ठीक है, फिर BC पैरेलल DE होगा। समझे आलो? हाँ, दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही थ्योरम आपको याद रखना है, थेल्स थ्योरम। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ट्रायंगल रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी, थ्योरम रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल। सर टर्म 1 के लिए इतना ही याद रखना है सर। यस, ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, हैशटैग फॉर्मूला होता है ना हर चैप्टर में,
तो सर इस चैप्टर में क्या है फॉर्मूला, तो इस चैप्टर में ये है फॉर्मूला। हाँ, अगर मगर की बात है, अगर ऐसा तब ऐसा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज, अगर ये इसके पैरेलल होगा तब ऐसा हो। तो बच्चों अब हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल्स, इतू सा है ना। देखिए पेंसिल है आलोक का ही, ले लिए थे, कटर से छील दिए थे और यहाँ पे लगा दिए थे, है ना। हाँ, तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। बताइए जरा इस क्वेश्चन पढ़ करके कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में क्योंकि लेट हो रहा है। साफ साफ आपके सामने क्वेश्चन है, फिगर है, क्या निकालना है ये भी कोशिश कीजिए, नोट मत कीजिए, कोशिश कीजिए। नोट के लिए आपको पीडीएफ मिले खूबसूरत तरीके से, और नोट दोबारा कीजिएगा तब ऑनलाइन का जो रियल एडवांटेज है वो मिलेगा। ऑनलाइन का एक अलग खासियत होता है बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की अपनी अपनी खासियत, खासकर जब आप मेरे साथ ऑनलाइन करते हो तो और मजा है, ऑफलाइन का तो अलग है, फिर जान ही रहे। यस, तो बताइए, कमेंट कर दीजिए या बोल दीजिए कि आपका आंसर कितना है। और कुछ ही सेकंड में अब हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन वाला कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, डी ना बीसी के पैरेलल, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है सर। तो जैसे ही सर, जैसे ही पैरेलल बोला, जैसे ही क्वेश्चन में बोल दिया कि देखो भाई डीई, देखो देखो डीई बीसी के पैरेलल है, तो सर हम समझ जाएंगे अच्छा एडी अपॉन बीडी सर इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। यस, यही है क्रांतिकारी। और इसमें सर अपने को दे रखा है एडी अपॉन बीडी के जगह पे क्वेश्चन में 2/3, और तो और सर ए की जगह पे दे रखा है 3.7। और देखिए ना सर ईसी निकालना था। यस, कितना आसान हो गया ना मंजिल। तो बस आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 टाइम्स ऑफ ईसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3.7। तो ईसी इज इक्वल टू आपके सामने चमक करके आंसर उछल करके आ गया और आप खुशी से कहे ओ माय गॉड, ऐसा ही एमसीक्यू होगा। यस, डन, बन गया। फॉर्मूला कौन लगा, डब्बा में घेरेंगे फॉर्मूला को। डब्बा कौन कलर का होना चाहिए, डब्बा ब्लू कलर का होना चाहिए। ये देखिए, ये है फॉर्मूला। एक लाइन खाली क्वेश्चन वाला बोला था कि भैया पैरेलल, तभी हम आगे की बात लगाए, नहीं तो हम नहीं लगा। और उसके बाद फिर कैलकुलेशन बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। और चल और दिखाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। देखिए उसी टाइप का है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको स्टार्टिंग के आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे मिलेंगे, और एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिए, बहुत सारे मिलेंगे। और आपको इस फॉर्मूला को और अच्छा बनाना है ना, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। शुरू का 5-10 सवाल जितना बने बनाइएगा, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू क्या। अगेन गिवन चीज दिया, उस पर नजर जाना चाहिए, हमारा नजर इस पे जाना चाहिए। कमेंट करो बच्चों अगर बन रहा है तो। ये पैरेलल ये है तो क्या बराबर क्या होगा, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन में तो साफ साफ कह रहा है ना, तो आप कहोगे यस सर, पैरेलल दे रखा है हमें, एस टी पैरेलल क्यू आर गिवन है सर। अगर ये ऐसा है ना सर, ये इसके पैरेलल है ना, तो वी कैन राइट पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पहले तो ये लिख सकते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है।
यस, पहले तो हम इतना लिख लेते हैं, पी एस अपॉन एस क्यूब इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। फिर ये तो फॉर्मूला हो गया, ये इक्वल इक्वल है अगर पहले मंजित समझ रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। अब बताइए, पी एस और एस क्यू तो आपको दे रखा है 3/5, तो इसकी जगह पे 3/5 पुट कर दीजिएगा। लेकिन यहां पे सर पीटी निकालना है और टी आर नहीं दिया है, दिया है पूरा का पूरा डिस्टेंस। हम बोले ठीक है, पीटी को अगर x मान लेंगे तो ये छोटा वाला दूरी जो होगा वो 5.6 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस है ना। तो पीटी की जगह पे x लिख देते हैं और यही पीटी निकालना है, यानी यही x निकालना है। तो x अपॉन 5.6 माइनस एक्स। अब क्या बात कर दिए सर, अब तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करते हैं वैसे कर देंगे, बन जाएगा। यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we have to multiply with 5 into x and 3 times of 5.6 minus x। अब सर इक्वेशन कैसे किए x और बाई 5.6 माइनस? यस यस, यहां से देखिएगा p से लेकर के r तक का डिस्टेंस ना, p से लेकर के r तक का डिस्टेंस 5.6 है क्वेश्चन में, और अगर हम P से लेकर के T तक को x मान लिए हैं तो ये वाला जो होगा वो 5.6 में से x को घटा दीजिएगा, वही ना बचेगा। कॉमन सेंस नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो इसीलिए टी आर के जगह पे हम लिखना पसंद किए हैं, है ना, 5.6 माइनस एक्स। और अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो ये हो गया हमारा 5x और इधर हो गया हमारा 3 इंटू 5.6 माइनस 3x। अब इस 3x को अगर इधर बुला लिए तो ये हो गया हमारा 8x इज इक्वल टू x ही निकालना है। अब x निकालने के लिए सर इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ला दीजिए, 5.6 अपॉन 8, है ना। अब इस डेसिमल को उड़ा देंगे तो सर 8 बार में दोनों कटेगा, यस काटेंगे, ये हो गया 10 बार में और ये कट गया 7 बार में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर x इज इक्वल टू 21/10 जो कि 2.1 और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के बराबर हो गया। आंसर इज 2.1 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। यस सर। मजेदार, आसान। आगे बढ़े। आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी के स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स को बनाइएगा, इसका वीडियो पीडीएफ और इससे रिलेटेड होमवर्क आपको ग्रुप में लेट नाइट अपलोड हो जाएगा। सर 8x कैसे हुआ था सर? ये 3 इधर आ गया, प्लस 3x, सर मल्टीप्लाई हो गया। नहीं नहीं प्लस 3x, उधर माइनस 3x था, एलएचएस में आया तो प्लस 3x, यस सर। और 5 और 3 तो 8 ही होता है शायद। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे ट्राई कीजिएगा, है ना। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए और इससे रिलेटेड और आगे की बातों को करते हुए, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को बनाइएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो से, एक बार पीडीएफ से, फिर आपके लिए अगला दिन और मजेदार। सर एनसीईआरटी सर किसका क्वेश्चन बनाएंगे?